कहानी की शुरुआत जो नाम के एक शख्स से होती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर को एक आर्टिकल दिखाता है जो अभी अभी उसके बारे में प्रकाशित हुआ है, जो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में क्रिएटिव ऑफिसर बन चुका है। लेकिन तभी एक अनजान नंबर से उसे एक रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप चैट में जोड़ दिया जाता है। जैसे ही वो अपने ऑफिस में कदम रखता है, उसका सहकर्मी बैरी उसे चीफ क्रिएटिव ऑफिसर कहकर पुकारता है। बैरी को पूरा यकीन है कि उनका बॉस इस पद के लिए जो को ही चुनने वाला है। बैरी ने कैमरे वाला एक स्मार्ट चश्मा पहन रखा है और उसके गले में भी एक कैमरा लगा हुआ है, जो बैरी को उस अनजान ग्रुप चैट के बारे में बताता है। दरअसल कुछ लड़कों ने गलती से उसे अपनी बैचलर पार्टी के ग्रुप में ऐड कर लिया था। ये लड़के मियामी के एक सस्ते ट्रिप पर जा रहे हैं। जो ने उन्हें बता दिया था कि वो गलती से जुड़ गया है और उसने अपनी तरफ से पहली ड्रिंक के लिए उन्हें $200 भी भेज दिए थे। लेकिन अब वे लड़के जो पर जोर देने लगते हैं कि वो भी उनके साथ मियामी चले, जो अपनी नई एड कैंपेन की प्रेजेंटेशन देने के लिए मीटिंग रूम में जाता है। लेकिन कमरे में बैठे एक भी शख्स को उसका एड पसंद नहीं आता। सबको वो बहुत ही आउटडेटेड और बोरिंग लगता है। मीटिंग के बाद जो का बॉस उसे अलग ले जाके बताता है कि उसकी पिछली 3 कैंपेन जेन ज़ेड युवा पीढ़ी के हिसाब से पूरी तरह फ्लॉप रही हैं। बोर्ड ने साफ कह दिया है कि अगर वो अनलिमिटेड नाम की कंपनी को अपना क्लाइंट नहीं बना पाता तो उसकी जगह किसी युवा को चीफ क्रिएटिव ऑफिसर बना दिया जाएगा, जो अनलिमिटेड का कैंपेन हासिल करने के लिए 72 घंटे का समय मांगता है। बॉस उसे वक्त तो दे देता है, लेकिन साफ कर देता है कि अगर वो नाकाम रहा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। बैरी से बात करते समय जो का ध्यान फिर से उसी ग्रुप चैट पर जाता है और उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है। क्यों ना वो इन लड़कों के साथ मियामी चला जाए और वहीं रहकर अपना नया एड कैंपेन तैयार करे, जो उन लड़कों को शामिल करके एक एड बनाने की सोचने लगता है और ग्रुप के लिए मियामी में एक 5 स्टार B&B बुक कर देता है। बैग पैक करते समय जो अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर को बताता है कि उसे प्रमोशन तो नहीं मिला, लेकिन एक मौका जरूर मिला है। वो कहता है कि वो अपनी जिंदगी को पटरी पर लाना चाहता है और समझना चाहता है कि एक पुरुष के तौर पर उसके लिए क्या मायने रखता है। वह उनके बेहतर भविष्य के लिए फैसले लेना चाहता है, इसीलिए अभी मियामी जा रहा है। ये सुनकर जेनिफर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि जो उसे प्रपोज करने वाला है, क्योंकि वो घुटनों पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। जब जो कहता है कि उसकी नौकरी जाने वाली है और शादी अभी उसकी आखिरी प्राथमिकता है, तो जेनिफर का गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर भी जो मियामी लैंड करता है और उन लड़कों से मिलता है। निक, दूल्हे का सबसे अच्छा दोस्त, बेस्ट मैन। मैसन, होने वाला दूल्हा और निक का जिगरी दोस्त। हंटर, जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। फ्रेशमैन, जो पहली ही नजर में जो को देखकर उसे बुढ़ा कह देता है। इतना बड़ा और आलीशान B&B देखकर सभी लड़के खुशी से झूम उठते हैं। निक सबको पूरे दिन का प्लान समझाता है, जो अपने साथ अनलिमिटेड कंपनी की शराब से भरा एक पूरा सूटकेस लाया है। लड़कों को लगता है कि इतना भारी सामान लाना अजीब है, लेकिन वे उसके इस प्रयास की तारीफ करते हैं। जब जो सबके लिए ड्रिंक्स बनाने लगता है तो निक उससे कहता है कि उसका यहाँ आना सच में बहुत अजीब है। किसी ने नहीं सोचा था कि जो 50 साल का होगा। निक कहता है कि मेसन के साथ उसकी ये आखिरी मस्ती है, क्योंकि शादी के बाद उसकी मंगेतर उसे घर से निकलने भी नहीं देगी। इसलिए वो चाहता है कि सब कुछ परफेक्ट रहे। जो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उनके बीच बिल्कुल नहीं आएगा, वो बस मजे करने आया है। लेकिन जो के सूटकेस में शराब की एक बोतल लीक हो जाती है और उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। इसके बाद जो को अपार्टमेंट में एक कोठरी क्लोजेट मिलती है, जिस पर डू नॉट ओपन, मत खोलना का बोर्ड और एक कैमरा लगा होता है। यहीं हमें पता चलता है कि ये आलीशान घर दरअसल मियामी के एक बहुत बड़े कार्टेल ड्रग माफिया का है और वो कोठरी उनके बॉस की अलमारी है। माफिया बॉस के कपड़े पहनकर जो लड़कों के साथ बाहर निकलता है, वे और शराब खरीदते हैं। लेकिन शराब पीने से पहले जो पेट को ठीक रखने के लिए हाजमे की 2 बोतलें गटक लेता है। इसके बाद निक उसे एक निकोटिन पाउच देता है। जो लड़कों का वीडियो बनाने लगता है, लेकिन वे उसे रिकॉर्डिंग करने से मना कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में निकोटिन निगलने और हाजमे की दवा के रिएक्शन से जो के होंठ सुन्न होने लगते हैं। जो लड़कों के साथ डांस करने की कोशिश करता है, लेकिन दवा का असर इतनी तेज होता है कि वो उन सभी के ऊपर उल्टी कर देता है। कपड़े धोने के लिए वे सब एक लॉन्ड्रोमैट पहुंचते हैं। जो वहां एक ATM से कैश निकालता है, तभी एक आदमी आकर उससे पूछता है कि इन लड़कों का क्या रेट है। वो जो को इनका दलाल, ड्रग डीलर समझ बैठता है। अचानक वहां पुलिस आ जाती है और वे भी यही समझते हैं कि जो इन नाबालिग लड़कों की तस्करी कर रहा है। जो लड़कों को सफाई देने के लिए बाहर बुलाता है, लेकिन लड़के पुलिस से मजाक में कह देते हैं कि हमारा रिश्ता सहमति से है, हम टेक्स्ट पे मिले थे और इसने हमें शराब पिलाई है। अब पुलिस को पक्का यकीन हो जाता है कि जो एक ह्यूमन ट्रैफिकर है। यह सुनते ही लड़के और जो वहां से भाग खड़े होते हैं। जो पुलिस से बचने के लिए भागता है और हाथापाई में एक पुलिस अधिकारी का बैज उसकी शर्ट पर अटक जाता है। जो किसी तरह बचकर निकलता है और बैरी को रिकॉर्ड किए गए वीडियो भेजता है।
बैरी कहता है कि फुटेज शानदार है, लेकिन उसे और कंटेंट चाहिए। बैरी ने जो के बैग में अपना कैमरे वाला स्मार्ट चश्मा और नेकलेस छुपा दिया था, जिसकी मदद से जो सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता था। जो लड़कों के पास जाकर कल रात की घटना के लिए माफी मांगता है और उनके लिए एक आलीशान यॉट बुक करने का वादा करता है। लेकिन जब वे लोकेशन पर पहुंचते हैं तो बुकिंग में कुछ गड़बड़ी निकलती है। तभी उनके सामने लड़कियों से भरी एक याट खड़ी दिखती है, जो सुरक्षा गार्ड को अपना पुलिस बैज दिखाता है और चुप रहने की धमकी देकर लड़कों के साथ अंदर घुस जाता है। उस याट पर पार्टी चल रही होती है, लेकिन वहां कार्टेल माफिया के गुंडे भी मौजूद थे, जो अनलिमिटेड शराब के ऑर्डर देता है और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। वो देखता है कि मेसन अपनी मंगेतर से बात करके थोड़ा भावुक हो गया है। मेसन को एहसास हो रहा है कि शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और वो एक पति बनने के लिए बहुत उत्साहित है। टहलते टहलते जो गलती से कार्टेल के गुंडों के बीच पहुंच जाता है। एक गुंडे को शक होता है और वो पूछता है कि क्या तुम पुलिस वाले हो। वो जो से कहता है कि अगर वो पुलिस वाला नहीं है तो उनका ड्रग्स व्हाइट पाउडर सूंघकर साबित करे। जो डर के मारे पाउडर सूंघ लेता है, लेकिन गुंडा उसे एक बार और करने को कहता है। जो दोबारा पाउडर लेता है, जिसके बाद वे उसे छोड़ देते हैं। ड्रग्स का असर बहुत तेज होता है। जो खुद को रिकार्डो मोंटाना कहने लगता है और स्पेनिश लहजे में बातें करने लगता है। जब एक आदमी उसे चुनौती देता है तो जो मेसन और निक को वहां से भगा देता है। इसके बाद वहां हाथापाई शुरू हो जाती है। जो उस आदमी को एक कमरे में बंद कर देता है और वो अंदर से गोलियां चलाने लगता है। जो यार्ड की ऊपरी डेक पर जाकर चिल्लाने लगता है, ये मेरा शहर है। माफिया का आदमी जेस, जो कि ये हालत देखकर हंसने लगता है, लेकिन लड़के जो को घसीटकर वहां से भगा ले जाते हैं। वे कार्टेल की जेट्स की पानी की बाइक चुराकर भाग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद जब जो को होश आता है तो उसे एहसास होता है कि नशे की हालत में उसने जेनिफर को भी एक अजीब वीडियो भेज दिया था, जो वैसे भी 2 दिनों से उसका फोन नहीं उठा रही थी। दूसरी तरफ जेस अपने माफिया बॉस को फोन करके बताता है कि किसी ने उनका 30 किलो कीमती पाउडर चुरा लिया है और उस आदमी का नाम रिकार्डो मोंटाना है। अगली रात निक नहीं चाहता कि जो उनके साथ क्लब जाए, वो उसे अंकल कहकर चिढ़ाता है, लेकिन जो फिर भी उनके साथ चला जाता है। क्लब में निक एक यादों की किताब निकालता है, जिसमें बचपन से लेकर आज तक की उनकी चारों दोस्तों की तस्वीरें थीं। निक वो किताब मेसन को सौंप देता है। जब जो किताब देखने के लिए हाथ बढ़ाता है तो निक उससे छीन लेता है। तभी जो को बैरी का फोन आता है। बैरी फुटेज की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि इसमें लड़कियां गायब हैं, जो उनके कस्टमर बेस का 50% हिस्सा हैं। इसी बीच 2 स्पेनिश वेटर जो को रिकार्डो मोंटाना समझकर उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देने लगते हैं। ठीक उसी वक्त क्लब में बैठे रिकार्डो जो की तस्वीर माफिया जे तक पहुंच जाती है, जो हंटर का विंगमैन बनता है और उसे लड़कियों से बात करने के तरीके सिखाता है। तभी उन्हें लड़कियों का एक ग्रुप दिखता है, जो सबको ले जाकर उनसे मिलाता है। माफिया जे भी अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है और जो को ढूंढने लगता है। लड़कियां दूसरे क्लब जाने के लिए एक लिमो में बैठती हैं और लड़कों को भी साथ चलने को कहती हैं। जो सबको लिमो में बिठा लेता है और वे कार्टेल की नजर से बचकर निकल जाते हैं। लेकिन तभी जो के फोन पर जेनिफर की कॉल आती है। पीछे से एक लड़की जो को आवाज दे रही होती है। जेनिफर ये सब सुन लेती है और साफ कह देती है कि साथ में शिफ्ट होना एक बड़ी गलती थी, मैं अपना सामान लेकर जा रही हूँ। यह सुनकर मेसन जो से 2 सवाल पूछता है। 1. क्या तुम इस औरत से प्यार करते हो? 2. क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहते हो? जो दोनों सवालों का जवाब हाँ में देता है। मेसन उसे समझाता है, तारांकन, फिर क्या फर्क पड़ता है कि चीजें परफेक्ट हैं या नहीं। घर जाओ और उससे अपने दिल की बात कहो। निक उन दोनों को बात करते देख लेता है और शादी के विचार को बेकार बताने लगता है। मेसन उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसकी नजर में निक की दिमागी समझ 2 साल के बच्चे जैसी है। तभी लड़कियां आती हैं और उन्हें ड्रिंक्स देती हैं। कुछ ही मिनटों में सारे लड़के बेहोश हो जाते हैं। दरअसल ये सब उन लड़कियों का बिछाया हुआ एक जाल था। जब लड़कों की आंख खुलती है तो वे एक अनजान समुद्र तट बीच पर पड़े थे। उनका सारा सामान, यहाँ तक कि निक की यादों वाली स्क्रैप बुक भी चोरी हो चुकी थी। रास्ता ढूंढते ढूंढते वे थक जाते हैं। तभी जो को एक नाव दिखती है, जिसमें 2 हथियारबंद आदमी थे, जो उन्हें अपनी कहानी सुनाता है और मियामी तक लिफ्ट मांगता है। लेकिन वह नाव कोई साधारण मछली पकड़ने वाली नाव नहीं थी। जब वे नाव में रखे लकड़ी के बक्सों को खोलते हैं तो फ्रेशमैन उस पर लिखी जापानी भाषा पढ़कर हंसने लगता है। वो ब्लैक मार्केट में बिकने वाले नरवेल के गुप्त अंग, वेल पार्ट्स थे। तभी वहां पुलिस का एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और नाव पर छापा मारता है। तस्कर भाग जाते हैं और पुलिस उनके पीछे लग जाती है। नाव में पानी भरने लगता है। जो और लड़के उन वेल पार्ट्स को सहारे की तरह इस्तेमाल करके किसी तरह किनारे तक पहुंचते हैं।
किनारे पहुंचते ही जो के चेहरे पर एक जेलीफिश काट लेती है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह सूज जाता है। हंटर उसे बताता है कि वेल पार्ट्स में ठीक करने वाले गुण होते हैं, इसलिए जो को उसे अपने चेहरे पर रखना पड़ता है। सारे लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मेसन जो को उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है और अपनी शादी में आने का न्योता देता है। दूसरी तरफ कार्टेल बॉस को एहसास होता है कि जो रिकार्डो दरअसल उन्हीं के मियामी वाले बंगले B&B में ठहर रहा है। बंगले वापस पहुंचने पर लड़कों के सामने ये सच आ जाता है कि जो उनकी तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल अपने कमर्शियल एड के लिए कर रहा था। सब इस बात से बेहद गुस्सा हो जाते हैं कि जो ने बिना उनकी इजाजत के उनका इस्तेमाल किया। निक गुस्से में जो का लैपटॉप सीधे एक्वेरियम में फेंक देता है और मैसन उसे तुरंत बाहर निकल जाने को कहता है। सड़क पर बैठा जो उदास होता है, तभी उसे वही चोर लड़कियां एक लिमोसिन में जाती हुई दिखती हैं। जो कार के पीछे भागता है और लिमो के ऊपर चढ़ जाता है। वह अंदर घुसकर उन लड़कों को चेतावनी देता है जो उन लड़कियों के साथ बैठे थे। लड़के कार से उतर जाते हैं। जो उन लड़कियों से अपना सामान वापस मांगता है, लेकिन चारों लड़कियां मिलकर जो पर हमला कर देती हैं। जो खुद का बचाव करता है, उनके थप्पड़ और पेपर स्प्रे के हमलों को चकमा देता है, जिससे लड़कियां आपस में ही भिड़ जाती हैं। आखिरकार जो बैग छीनकर चलती कार से कूद जाता है और चिल्लाता है, 4 बनाम 1। जो स्क्रैप बुक वापस लेकर B&B पहुंचता है, लेकिन वहां तबाही मची थी। कार्टेल के गुंडों ने मेसन का अपहरण कर लिया था। कार्टेल को लग रहा था कि रिकार्डो मोंटाना, जो कोई बहुत बड़ा ड्रग माफिया है, जो उनके इलाके में कब्जा करना चाहता है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि शाम 8 बजे तक उनका 30 किलो पाउडर वापस करो, वरना वे मेसन को जान से मार देंगे। जो हैरान होकर पूछता है, कौन सा पाउडर? वो पूरी तरह भूल चुका था कि नशे की हालत में उसने जेट स्की में रखा 30 किलो पाउडर चुरा लिया था। जो बर्नर फोन से कार्टेल बॉस को फोन करता है, लेकिन बॉस सिर्फ रिकार्डो मोंटाना से बात करना चाहता है। लड़के जो से कहते हैं कि वो फिर से रिकार्डो बने, लेकिन रिकार्डो बनने का एक ही तरीका था, ड्रग्स का ओवरडोज। जो मना करता है, लेकिन निक जबरदस्ती उसे पाउडर सूंघा देता है। जो बेहोश होकर गिर पड़ता है और जब उठता है तो वो पूरी तरह रिकार्डो मोंटाना बन चुका होता है। रिकार्डो मोंटाना स्टाइल में माफिया बॉस से बात करता है। वो धमकी देता है, अगर मेसन को एक खरोंच भी आई तो तुम्हारे और मेरे बीच जंग छिड़ जाएगी। रिकार्डो झूठ बोलता है कि वो याकूजा जापानी माफिया के साथ काम करता है। वो फ्रेशमैन से जापानी में बात करवाता है, जिससे कार्टेल बॉस को उसके झूठ पर यकीन हो जाता है। रिकार्डो सौदा तय करता है, पाउडर के बदले मेसन। रिकार्डो कहता है कि अगर वे किसी डील पर जा रहे हैं तो सूट बूट पहनकर जाएंगे। सारे लड़के ब्लैक सूट पहनकर कार्टेल के ठिकाने पर पहुंचते हैं। कार्टेल के लोग मेसन को लाते हैं, लेकिन तब तक जो का नशा उतर चुका होता है और वो वापस सामान्य जो बन जाता है। फिर भी वो एक्टिंग जारी रखता है। माफिया बॉस आगे बढ़ता है और जो को देखकर भावुक और गुस्सा हो जाता है। वो पूछता है, तुमने मेरे स्वर्गीय पिता के कपड़े क्यों पहने हैं? दरअसल जो ने जिस कोठरी से कपड़े चुराए थे, वे बॉस के मृत पिता के थे, जिनकी हाइट भी जो जितनी ही छोटी थी। बॉस ने याकूजा से भी कंफर्म कर लिया था कि वे किसी रिकार्डो को नहीं जानते। वो बंदूक निकालकर चिल्लाता है, कौन है ये रिकार्डो मोंटाना? डर के मारे जो पूरा सच उगल देता है कि रिकार्डो एक मनगढ़ंत किरदार है। वो कोई माफिया नहीं है और उसे नहीं पता था कि जेट स्की में पाउडर रखा था। जो रोते हुए कहता है, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन इन बच्चों को छोड़ दो। माफिया बॉस ये जानकर हैरान हो जाता है कि जो ने अपने मिड लाइफ क्राइसिस, उम्र के पड़ाव के तनाव के चक्कर में ये सब बखेड़ा खड़ा किया, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो जो के पास आता है, उसके कपड़ों को सूंघता है और जो को गले लगाकर रोने लगता है। जो के कपड़ों से उसके पिता की खुशबू आ रही थी। बॉस रोते हुए कहता है, आई लव यू पापा। वो अपने बेटे जेस को भी जो से मिलाता है। जाते जाते माफिया बॉस जो को सलाह देता है कि अपनी जिंदगी के अहम लोगों की कद्र करना सीखो। ये बात सीधे जो के दिल में उतर जाती है और उसे जेनिफर की याद आती है। कार्टेल वाले मेसन को छोड़ देते हैं और जो से वो कोट वापस ले लेते हैं, क्योंकि डर के मारे जो की पैंट में गड़बड़ हो गई थी। अगले दिन जो लड़कों से उनका वीकेंड खराब करने के लिए माफी मांगता है। निक मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने हमारा वीकेंड खराब जरूर किया, लेकिन ये इतना यादगार बन गया है कि मैं इसे अपनी स्क्रैप बुक में जोड़ने जा रहा हूं। जो उन्हें अलविदा कहकर वापस अपने शहर लौट आता है। लैंड करते ही उसे निक का एक वीडियो मैसेज मिलता है। निक ने टूटी हुई हार्ड ड्राइव से डेटा रिकवर करके जो के लिए एक शानदार ऐड बना दिया था। जो कि कंपनी में सब उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो खुद ऑफिस जाने के बजाय वो वीडियो बैरी को भेज देता है। जो सीधे जेनिफर के पास पहुंचता है, जो अपना सामान पैक करके जा रही थी। जो अपने दिल की सारी बातें उसके सामने रख देता है और उसे रोक लेता है। जेनिफर मान जाती है। इसके बाद वे दोनों मेसन की शादी में पहुंचते हैं। अब जो और जेनिफर की भी सगाई हो चुकी है।
जो ने बेरोजगार निक को अपने नीचे नौकरी पर रख लिया है। और अब इस शादी के बाद बहुत जल्द जो की अपनी बैचलर पार्टी आने वाली है। कहानी यहीं समाप्त होती है।